नमस्कार छात्रों, आज हमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण घटक वाक्य के प्रकार के बारे में अधिक चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं वाक्य के प्रकार। मेरे प्रिय साथियों, वाक्यों के प्रकारों की चर्चा करने से पहले हमें वाक्य किसे कहा जाता है इसे देखना है। तो आइए देखते हैं वाक्य की परिभाषा। शब्दों की लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं, यानी कई शब्द इकट्ठा आने से वाक्य की रचना तैयार होती है और वाक्य का यह समूह अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से सक्षम होता है और जिससे हमें शब्दों के माध्यम से सही अर्थ का वापर पता चलता है। उदाहरणार्थ, वे कक्षा में व्याकरण सिखाते हैं, तो दूसरे वाक्य में उन्होंने भरी सभा में भाषण दिया था। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पहले वाक्य में व्याकरण सिखाने की क्रिया पूर्ण हो रही है, तो दूसरे वाक्य में भाषण देने की क्रिया वापर पूर्ण हो रही है। प्रिय छात्रों, हमने वाक्य की परिभाषा देखी और शब्दों की लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। इसलिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा है मिश्र वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नांकित 3 प्रकार होते हैं। तो हमें अब विस्तार से वाक्य के इन तीनों प्रकारों के बारे में अधिक चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं वाक्य के प्रकार। मेरे प्रिय साथियों, रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार आता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य किसे कहा जाता है उसे हमें देखना है। जिन वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, ऐसे वाक्यों को हिंदी में साधारण वाक्य इस नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेंगे, पहले वाक्य में रमा गाना गाती है। दूसरा वाक्य आकाश चित्र निकालता है। तो तीसरा वाक्य है मालती पत्र लिखती है। पहले वाक्य में कर्ता रमा है, तो वहां पर उसकी क्रिया कौन सी है? गाती है। तो रमा करता है तो एक ही क्रिया दिखाई दी है, वो है गाती है। दूसरे वाक्य में आकाश चित्र निकालता है, तो चित्र निकालने की एक ही क्रिया वहां पर दिखाई दे रही है। कर्ता कौन सा है? आकाश। और चित्र वहां पर वो क्या करता है? निकालता है। तो तीसरे वाक्य में मालती पत्र लिखती है, यानी मालती द्वारा वहां पर पत्र लिखा जा रहा है। इन तीनों वाक्यों को देखने के बाद पता चलता है कि कर्ता एक ही है और उसके माध्यम से होने वाली क्रिया भी एक ही है। मेरे प्रिय साथियों, रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। जब दो स्वतंत्र उपवाक्य को किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय निम्नांकित है, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, क्योंकि, इसलिए, पर, कि, या, यद्यपि, तथापि, एवं जैसे कई सारे समुच्चय बोधक अव्यय हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और इन समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है तब हिंदी में संयुक्त वाक्य तैयार होता है। इसलिए संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए अथवा दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हिंदी में
हमेशा समुच्चय बोधक अवयवों का ही प्रयोग किया जाता है। जब दो सरल वाक्यों को अथवा स्वतंत्र उपवाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ा जाएगा तो उसे हिंदी में संयुक्त वाक्य इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो हमें अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से वहां पर देखना है कि संयुक्त वाक्य किस प्रकार तैयार होता है और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए अथवा संयुक्त वाक्य तैयार करने के लिए समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किस प्रकार वाक्यों में किया जाता है। तो आइए देखते हैं संयुक्त वाक्यों के कुछ उदाहरण। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें संयुक्त वाक्यों के कुछ उदाहरण देखने हैं। तो आइए देखते हैं संयुक्त वाक्यों के कुछ उदाहरण। वह गांव जाना चाहता था लेकिन गाड़ी छूट गई। इस वाक्य में लेकिन इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा वहां पर दो वाक्यों को जोड़ा है। दूसरा वाक्य है वह विद्यालय न आ सका क्योंकि वह बीमार था। इस वाक्य में क्योंकि इस समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से दो वाक्य जोड़े हैं। तीसरे वाक्य में अध्यापक ने कुछ कहा और छात्रों ने मान लिया। इस वाक्य में और इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ा है। नंबर 4, उन्होंने हमें बहुत समझाया परंतु हमने उनकी बातें नहीं सुनी। इस वाक्य में परंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। 5वें वाक्य में वह सज्जन व्यक्ति थे इसलिए हमने उनका सम्मान किया। इस वाक्य में इसलिए इस समुच्चय बोधक अवयव के माध्यम से वहां पर दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। इससे हमें पता चलता है कि जब दो सरल वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है तो वहां पर उसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में लेकिन, क्योंकि और परंतु, इसलिए जैसे समुच्चय बोधक अवयवों का यथायोग्य वाक्यों में प्रयोग किया है और दो सरल वाक्यों को जोड़ने का प्रयत्न किया है, इसलिए इसे हिंदी में संयुक्त वाक्य इस नाम से वहां पर संबोधित किया जाता है। क्योंकि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए समुच्चय बोधक अवयव की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वहां पर दो सरल वाक्यों के बीच में जब समुच्चय बोधक अवयवों का सही इस्तेमाल अथवा प्रयोग होने पर वह संयुक्त वाक्य कहलाने का अधिकारी होता है। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है उसका तीसरा प्रकार मिश्र वाक्य के बारे में अधिक चर्चा करनी है। मिश्र वाक्य को ही अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं उसकी परिभाषा। इस प्रकार के वाक्य में एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है तो दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। इस प्रकार के वाक्य को हिंदी में मिश्र वाक्य इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में यह परिभाषित किया गया है कि इसमें आने वाला पहला वाक्य वहाँ पर मुख्य होता है तो उसके बाद आने वाला वाक्य पहले वाक्य के ऊपर आश्रित यानी डिपेंड होता है। तो आइए मिश्र वाक्य को समझने के लिए अब हम उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मिश्र वाक्य को समझने के लिए हम उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं ईश्वर
उसकी हमेशा मदद करता है। उन्होंने कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें गिरता है। जो भी वर्ष बचे हैं उसे आनंद से जी लूंगा। वही सच्चा देशभक्त होता है जो देश के लिए अपने प्राण अर्पित करे। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं उन सभी उदाहरणों में पहला वाक्य मुख्य वाक्य होता है और उसके बाद आने वाला दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य के ऊपर निर्भर है। जैसे पहले वाक्य में हमने देखा उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही जीवन में सफल होता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। उन्होंने कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। यानी किसी न किसी व्यक्ति ने वहां पर क्या है मदद करने की इच्छा व्यक्त की है। तो दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है। तीसरे वाक्य में हमने देखा जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी में जा गिरता है। यानी पहले वाक्य में वहां पर क्या है बताया है कि गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति यानी बुरा करने वाला सोचने वाला व्यक्ति अपना ही नुकसान वहां पर करता है। चौथे वाक्य में कहा गया है कि जो भी वर्ष बचे हैं उसे आनंद से जी लूंगा। यानी व्यक्ति वहां पर क्या है कि जीवन में जितने अभी समय बचा है उसे आनंद से जीने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। इसलिए दूसरा वाक्य पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है। पांचवें वाक्य में वही सच्चा देशभक्त होता है जो देश के लिए प्राणार्पण करे। यानी वहां पर क्या है दूसरा वाक्य पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है, यह भावना व्यक्त की है। तो मेरे प्रिय साथियों, इन उदाहरणों को देखने के बाद पता चलता है कि मिश्र वाक्य में पहला वाक्य महत्वपूर्ण होता है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। अगर पहला वाक्य नहीं होगा तो दूसरे वाक्य को कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार हमने रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है उसके बारे में अधिक चर्चा की है। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।